Okay, my dear students, we will start with the session of taxation, direct taxation of CMA Intermediate Group 1. हम लोग का इस सेशन में पूरा हम लोग टैक्सेशन का बेसिक्स जो होता है एकदम बेसिक लेवल का स्टडी आज से हम लोग बिगिन करेंगे। दूसरी बात यह है आप लोगों का कि आप लोगों को पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या क्या नियम पालन करना है पूरे क्लास के दौरान, जो हम लोग 6 मंथ स्टडी करने वाले पूरे 6 महीने, इसमें क्या क्या आप लोगों को रेगुलेशन फॉलो करना है उसको ध्यान दे लो। 2 कॉपी मेंटेन करना हर सब्जेक्ट का, ये पहला बात एकदम, हर सब्जेक्ट का 2 कॉपी होना चाहिए। लॉ का सिर्फ आप 1 कॉपी रख सकते हो, लॉ के लिए 1 कॉपी रखोगे क्योंकि लॉ में आप लोगों को ही लिखना है, मेरे को कुछ लिखाना नहीं, मेरा तो खाली लेक्चर रहेगा, उसमें लिखने का काम जैसे रनिंग नोट लिखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखना, टेबल बनाना, अपने से जो भी आज क्लास में लेक्चर होगा उसका टेबल वगैरह बनाना, वो सब आप लोगों का ड्यूटी होगा। वो इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा कि कैसे आपको करना है, कैसे बनाना है उस टेबल को। आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर, दूसरा चीज, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 2 कॉपी क्यों मेंटेन करना है। एक होगा क्लास वर्क कॉपी जिसमें सिर्फ मैं लिखाऊंगा, मैं क्लास में जो भी सम्स कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो पूरा रहेगा। और दूसरा जो कॉपी होगा वो होमवर्क कॉपी होगा आप लोगों का, मतलब आपको जो भी स्टेशनरी है उसको पूरा कैरी करना है। फिर उसके बाद दूसरा चीज, यहाँ पे फाउंडेशन के स्टाइल में नहीं पढ़ाई करना है। फाउंडेशन, बहुत सारा लोग तो फाउंडेशन तो सब लॉकडाउन में निकाला है, इतना इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग, लॉकडाउन में फाउंडेशन निकाला। लेकिन अभी जो पढ़ाई करना है इसमें आप लोगों को एक कलरफुल पेन रखना है, 1 या 2, मतलब ब्लैक पेन, रेड पेन तो हमेशा रखना है साथ में। रेड पेन कई सारा चीज होगा जो हाईलाइट कराया जाएगा, उसको हाईलाइट करके लिखना, पॉइंट देना, ये सब जरूरी होगा, ये रखना है। स्टिकी नोट्स रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखाऊंगा तो उसको स्टिक करके रख लेना है, हाईलाइटर रखना है। ये सारा चीज आप लोगों को एकदम मतलब अपने बैग में हमेशा मिलना चाहिए। 2 कॉपी हर सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कब कौन सा होगा वो आफ्टर द क्लास मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, आफ्टर द क्लास मैं बता दूंगा। ये सारा चीज एकदम आपको मेंटेन करना ही है, पूरे एकदम 6 मंथ मेंटेन करना है। होमवर्क जो भी दिया जाएगा होमवर्क करके ले आना है। जितना आप लोग होमवर्क करोगे उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होगा, जितना ज्यादा होमवर्क करोगे उतना ज्यादा आपका मतलब एग्जाम्स के पास होने के करीब जाते जाओगे, इसलिए होमवर्क करना एकदम जरूरी है इसमें। और फिर कोर्स जो है आपका, ये कितना वैल्यूएबल कोर्स है, प्रेस्टिजियस कोर्स है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तभी ज्वाइन करके बैठे हुए हो। नहीं पता है तो टाइम के साथ जैसे जैसे पढ़ाई करोगे नॉलेज मिलेगा, वो खुद पता चल जाएगा कि हम क्या नॉलेज हासिल कर रहे हैं। अभी हम लोग आज जो सेशन स्टार्ट करेंगे ये डायरेक्ट टैक्सेशन का सेशन स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेशन हम लोग का ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 में हम लोगों का पेपर नंबर 5 से बिगिन हो रहा है। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 आपने फाउंडेशन में पढ़ाई कर लिया है, और पेपर नंबर 5 हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पेपर नंबर 6 लॉ एंड एथिक्स है, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्सेशन है। इसी पेपर से अपने बिगिन करेंगे। ये आपके सामने अभी जो बुक्स दिखाई दे रहा है ये इंस्टीट्यूट का, सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, ठीक है, सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। लेकिन मैं बहुत सारा चीज आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पहले से देता चलूंगा। सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल में बहुत सारा चीज बहुत सारे जगह पे रॉन्ग भी रहता है, एकदम गलत लिखा हुआ रहता है, तो उन सारे चीजों को मैं करेक्शन कराते हुए चलूंगा। ये जो बुक है ये आप लोगों को भी मिल जाएगा, अभी जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे सीएमए इंस्टीट्यूट में तो आप लोगों को भी ये बुक मिल जाएगा। ये बुक को हम लोग पूरा फॉलो करेंगे, एज वेल एज जहां पे टॉपिक ये अच्छे से नहीं लिखा, ढंग से नहीं लिखा है, वहां पे दूसरा स्टडी मटेरियल फॉलो किया जाएगा, वो आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, वो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एज वेल एज बाकी सारा चीज तो मैं लिखा के कराऊंगा ही। तो ये आप लोगों का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, ये मार्च 2021 में रिप्रिंट होकर के आया है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मतलब रिसेंट का है। लेकिन ये वाला ना अभी आपका जो एग्जाम्स होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें उसका बहुत सारा अपडेट इसमें नहीं दिया हुआ। आपको एक सितंबर के मंथ में एक और स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट इशू करेगा। सितंबर अभी खत्म होने वाला है ना, तो अभी सितंबर खत्म हो रहा है, इसी मंथ में इशू करेगा या फिर अगले महीने तक इशू कर देगा। वो स्टडी मटेरियल आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा डायरेक्टली, मतलब उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा वो सब आपके एग्जाम्स के लिए होगा। ये भी आपके एग्जाम्स के लिए, खाली वहां पर क्या होगा, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब चीज चेंज होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं, यहां पर देखिएगा आप लोग, मैंने मार्किंग वगैरह सब आप लोगों को बताया ही था, वो वीडियो आप लोग जरूर से देखेंगे। यहाँ पर मार्किंग कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग इसको भी दिखा देता हूं आपको एक बार शुरू करने से पहले। आपका जो ये टैक्स का पेपर है ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है। सेक्शन ए में इनकम टैक्स बेसिक्स है आपका पूरा, ये 10 मार्क्स का आता है, यहाँ पर 10 मार्क्स इधर से चैप्टर्स। तो आज बेसिक ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, इनकम टैक्स का पूरा बेसिक थिंग से हम लोग आज के क्लास में स्टडी बिगिन करेंगे।
कौन कौन सा चैप्टर से, सारे चैप्टर्स की जानकारी तो आपको है नहीं, ये चैप्टर्स का डिटेल मैं ऑलरेडी वीडियो में डाला हूं, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। हम लोग आज बेसिक कंसेप्ट पढ़ाई करेंगे। टैक्स का बेसिक्स के बारे में किसी को भी जानकारी सही से नहीं है, ठीक है। तो इसका टैक्सेशन बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है। इंट्रोडक्शन अबाउट द टैक्सेशन, टैक्सेशन क्या है, कैसे है, कब आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारा चीज मैं अभी बेसिक में बताऊंगा आप लोग को। क्लियर। तो कॉपी पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगेगा कि हमें लिखना है, तभी आपको लिखना है। ये हम लोग अब बेसिक कंसेप्ट देखो 15 पेज में तो सिर्फ यही पढ़ाई करना है, मतलब 2 क्लास हम लोग सिर्फ बेसिक्स का पढ़ाई करेंगे, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस में जाएंगे, ठीक है। एक बार नोट्स पे आ जाता हूं आपके। ये सिर्फ सिलेबस अभी लिखा है, जितना पेज आप लोग देख रहे हो सिर्फ सिलेबस है इसमें। देखिए यहां से हम लोग का टैक्सेशन का पूरा बेसिक्स दिया हुआ है। देखो पहले सारा बात जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको सभी सुनते चलना आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से सुनते हुए चलना है। हाँ देखिए, गवर्नमेंट हम लोगों का वेलफेयर के लिए काम करता है, आपको ये बात पता है। इधर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर मनी खर्च करता है। तो ये मनी कहां से आता है, आपने कभी सोचा इसके बारे में? ये जो मनी गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट्स पे खर्च करते हैं, फ्लाईओवर बनाना, रोडवेज बनाना, रेलवेज बनाना, एयरपोर्ट डेवलप करना, पब्लिक वेलफेयर के लिए और भी अदर्स बहुत सारे वर्क हैं, हमारे आर्मी को मेंटेन करना, वो भी हमारे सुरक्षा के लिए ही है। ये फंड कहां से आता है, आपने कभी सोचा है कहां से आता है? टैक्स से कलेक्शन होता है। ये सारा का सारा फंड वेलफेयर स्टेट में टैक्स वेलफेयर करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए टैक्स से ये सारा अमाउंट कलेक्टेड होता है। ओके, तो टैक्सेशन का कंसेप्ट ये बहुत पहले जब चंद्रगुप्ता मौर्य इंडिया का किंग था तब ये आया था टैक्सेशन का कंसेप्ट, तभी से ये टैक्सेशन चले आ रहे हैं हमारे कंट्री में। अब देखिए टैक्स के कितने टाइप होते हैं, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। ये आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, मैं यहां से बता रहा हूं, यहां पर इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा गया है। एक दूसरा स्टडी मटेरियल हमारे सामने है, उससे मैं अभी आप लोगों को ये चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, आपके मन में सबसे पहले सवाल आएगा कि टैक्स ये क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बेसिकली पूछे कि टैक्स क्या होता है बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे उसको? टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग मेरे पास पढ़ाई करने के लिए आए हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो भी सीए में इंटरमीडिएट, तुम लोगों को पास कराना, पढ़ा के सीए में पास कराना हमारी जिम्मेदारी है, मैं पास कराऊंगा, ठीक है। बस तुम लोग को आना है, होमवर्क करना है और जो डायरेक्शन दिया जाएगा उसको फॉलो करना है, ये इतना काम आपको करना है। क्या आप यहाँ पे आए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है मेरी तरफ से? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही आप जब अपने कंट्री में रह रहे हो ना, देश में, आप अपना प्रॉपर्टी रखते हो ना, घर है सभी का, हाउस के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है म्युनिसिपैलिटी को एवरी ईयर। सुना है क्या आपने ऐसा? म्युनिसिपैलिटी वाले को हर साल टैक्स देना पड़ता है। ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा हाउस प्रॉपर्टी टैक्स में, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में आपको ये मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, कितना टैक्स देना पड़ता है, कैसे देना पड़ता है, सब कुछ बताऊंगा। मतलब टैक्स पूरा तुम लोगों को होमोग्लोबिन्स में घूमेगा, इतना मैं टैक्स पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। दूसरा चीज देखो, तो ऐसे ही हम लोग अपने इस कंट्री में रहते हैं, देश में रहते हैं, रोड यूज करते हैं,
स्कूल्स यूज करते हैं यहाँ पर, सोसाइटी का हर थिंग्स जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया गया उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हमें खर्च पेमेंट करना पड़ता है, उसी को हमें टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता है, जिसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, उसका जो मनी पेमेंट करते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज द टैक्स, उसी को टैक्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये टैक्सेस जो होता है ये कौन लिवाइड करता है, टैक्सेस लिवाइड कौन करता है, टैक्सेस लिवाइड कौन करता है, देखो टैक्सेस आर लिवाइड बाय द गवर्नमेंट, आप स्क्रीन पे देखो टैक्सेस लिवाइड कौन करता है, टैक्सेस आर लिवाइड बाय द गवर्नमेंट। ये हमेशा ऐसा नहीं कि आपके पिताजी आएंगे बोलेंगे तू आज क्लास नहीं गया था, 3 दिन से सर ने फोन किया था, तेरे पर टैक्स हम लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, टैक्स हमेशा कौन लगाएगा आपके ऊपर, गवर्नमेंट। तो ये चीज आप अपने कॉपी पे लिख के रख सकते हो, ऐसे टैक्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी इज कॉल्ड द टैक्स, ये आप लिख के रख सकते हो एज अ फर्स्ट, ऐसे बुलेट मार्किंग आप कर लीजिएगा ऐसे सर्कल में और लिख के रख सकते हो आप इसको, टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी द, या टैक्स इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, सोसाइटी में रहने के लिए जो हमें पेमेंट करना पड़ता है उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। ठीक है, ये कौन लिवाइड करता है, लिवाइड वर्ड का मतलब होता है ना लगाना, टैक्स कौन लगाता है आपके ऊपर, लिवाइड वर्ड जो यहां पे दिया है इसका मतलब क्या होता है, लगाना। ओके, क्लियर हुआ ये चीज। फिर क्या बोला यहां पर, टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर, टैक्सेस आर लिवाइड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉमन डेवलपमेंट है, मैंने कई सारा नाम आप लोगों को बताया, जैसे गवर्नमेंट स्कूल मेंटेन करना, हॉस्पिटल्स मेंटेन करना, रोडवेज, रेलवेज, ये सब बनाना हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना गवर्नमेंट की सारी बनाई हुई चीजें। तो वही कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए उन पैसे को खर्च करने के लिए गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या करता है, हमारे ऊपर मतलब सारे इंडिया के पब्लिक के ऊपर टैक्सेस लिवाइड करता है। अब सर आपके दिमाग में आएगा ना कि सर सभी लोगों के ऊपर कैसे करता है, जो लोग गरीब लोग हैं वो कहां पे टैक्स देते हैं, हम लोगों तो उन लोगों को देते हुए नहीं देखे, सभी को देना होता है। कैसे सभी लोगों को टैक्स देना होता है ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बताया आपको कि टैक्सेस लिवाइड कौन करता है, गवर्नमेंट ये टैक्सेस लगाता है। और किस लिए गवर्नमेंट लगाता है, क्या पैसा लेकर गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग उसको खा जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या करते हैं ये लोग कॉमन पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे वेलफेयर के ऊपर ही एक्सपेंसेस किया जाता है। अब ये नहीं सोचो कि हमने जितना ही टैक्स दिया था उतना का ही वेलफेयर हमको मिलना चाहिए, ये बात आपको नहीं सोचना है कि हम अगर मान लो कोई रिच पर्सन है, जैसे हमारे कंट्री में अंबानी जी है, नाम सुना है क्या तुम लोग, ठीक है, अंबानी जी का नाम सभी लोग सुना है, तो ये टैक्स देते हैं। अब ये सोचेंगे कि हम तो बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, हमें भी वेलफेयर सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, कि जिसको जितना कंट्रीब्यूशन करेगा टैक्स में उतना ही उसके ऊपर गवर्नमेंट वेलफेयर पे खर्च करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इक्वल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करता है, सभी के लिए करता है। अब टैक्सेस के दो टाइप होते हैं मेरे बच्चों, कितने टाइप होते हैं, दो। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यही तो आपका सब्जेक्ट है जो आप अभी पेपर पढ़ रहे हो, पेपर नंबर 7, उसका ही नाम है डीटी, डायरेक्ट टैक्स। और एक पढ़ना है आप लोगों को आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपका पेपर नंबर 11 होगा, जो ग्रुप 2 में आप लोग स्टडी करोगे, ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में जब आप लोग स्टार्ट करोगे तब इसमें आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जाएगा, जहां पर आपको जीएसटी पढ़ना है 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का कस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो वो आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन में तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब पूरा समझाऊंगा, पूरा ही समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, पूरा ध्यान से समझते चलो। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये टैक्स तो गवर्नमेंट लेती है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये आपको समझना है। सबसे पहले मैं डायरेक्ट समझाने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझाऊंगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना कि गवर्नमेंट सभी लोगों से लेती है, सभी लोगों से, चाहे वह राजा हो या फिर रंक हो, अमीर हो या फिर बेगर हो, सभी लोगों से कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। ये नहीं देखेगा कि तुम कौन हो, सभी से इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, आप कोई भी, अभी मैं देख रहा हूं यहां पर बच्चा लोग को बहुत अच्छा स्टाइलिस्ट ईयरफोन लगा के बैठा हुआ है लोग, ठीक है, ये ईयरफोन खरीदने के दौरान भी आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया ऑलरेडी। अब ये कितना रुपया टैक्स का पेमेंट इसके ऊपर किया है, ये आप लोगों को पेपर नंबर 11 पढ़ते वक्त मिलेगा, ठीक है, वो उस समय बताया जाएगा। इसके ऊपर भी कितना आपने टैक्स पेमेंट किया ये भी समझाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल आपने पेमेंट किया इसके साथ टैक्स का। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, अब मेरे को एक बात बताइए कि जो लोग बहुत मुश्किल से अपने पास पैसे कलेक्ट करते हैं, फूडिंग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बिस्किट तो परचेज करते हैं ना,
उसमें भी टैक्स का पेमेंट उनको पेमेंट देना होता है। बिस्किट तो परचेज करते हैं ना, वो चाहे गरीब लोग भी होगा तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए खरीदता ही होगा, तो पेमेंट उसमें वह भी जीएसटी का पेमेंट करता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये सभी लोगों से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इनडायरेक्टली। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं एक एक डिफरेंस के तौर पे भी बताते चल रहा हूं और सारा एक्सप्लेन भी मैं करूंगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट सभी से नहीं लेती है। जो ज्यादा अर्निंग करते हैं, एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों को पूरा 4 to 5 डेज सिर्फ बेसिक बताऊंगा, और ये अगर आपका सही से हो गया ना बेसिक्स, तो टैक्स में आप लोग मास्टर बन जाओगे आगे चल के। ये चीज आपका खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ, उसको मैंने बेसिक्स क्लास शेयर भी किया था, है ना। स्टार्ट किया था क्या बेसिक्स क्लास, तुम यो किया था, समझ आ रहा था ना बेसिक्स क्लास में। अच्छा, अभी टैक्स स्टार्ट नहीं किया, ओके। तो यहां पर डायरेक्ट टैक्सेस में देखो ध्यान से क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, ये उन पीपल के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है, डिवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, जो इनकम अर्न करते हैं या जो बहुत ज्यादा वेल्दी होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। जैसे हमारी कंट्री में एक जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल नहीं, यही एग्जाम्पशन लिमिटेड 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज पर एनम अगर कोई हमारे कंट्री में अर्न करता है एक साल में, उतना उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका इनकम 2,50,000 के लिमिट को क्रॉस करता है ड्यूरिंग 1 ईयर, आपको टैक्स देना होगा, डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट आपको भी करना पड़ेगा। ये हमारे कंट्री का टैक्सेशन का रूल है। तो डायरेक्ट टैक्स किन लोगों के ऊपर डिवाइड किया जाता है, डायरेक्टली उनके ऊपर लगाया जाता है जो इनकम अर्न करते हैं या जो लोग वेल्थ ऑफ द पर्सन, वेल्दी लोग हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है, मतलब उसको वेल्थ टैक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई पूछेगा, आज आप लोग टैक्स पढ़ के जा रहे हो, बेसिक्स क्लास किए हो, अगर कोई आपका फ्रेंड फोन करके पूछ लिया तो कुंजय सर के यहाँ गया था पढ़ने, सर टैक्स का इंट्रोडक्शन बताते वक्त ये तो जरूर बताए होंगे कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताओ मुझे, डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स क्या होता है, बोल सकते हो तुम लोग भी, आवाज नहीं आएगा, वो सब सिस्टम सेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स है आपका। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या बोलोगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप लोग जीएसटी बोलते हो, ठीक है ना, कस्टम, एक्साइज, ये सब होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्टली पीपल से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। डाउट्स के लिए अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाएगा तो क्लास के बाद आप रुक करके पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो, या आफ्टर द क्लास में एक टाइम आपको अलाउ करूंगा, जस्ट कि आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो बोलना मेरे को, सर इस टॉपिक में मैं संग संग फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि बाकी किसी और बच्चे को भी वो डाउट, सिमिलर डाउट होगा तो उसका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये समझते हुए चलना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए क्या लिखा है, इफ द टैक्स इज लिवाइड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ द पर्सन, सो इट इज क्या बोला जाता है, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स। मतलब जो पर्सन, जैसे मान लो मैं इनकम करता हूं, ऊपर वाले के दुआ से मेरा इनकम 2,50,000 पर एनम से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो 2,50,000 पर एनम से थोड़ा अगर ज्यादा है तो मेरे को डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स मैं पेमेंट करता हूं, मेरे को क्यों पेमेंट करना पड़ रहा है, कोई जवाब दे सकता है, मेरे को क्यों पेमेंट करना पड़ रहा है, व्हाई आई एम पेइंग, बिकॉज माई इनकम crossed the basic exemption limit. Okay, my income crossed the basic exemption limit. So in this case I need to pay the direct tax to the government. Okay, गवर्नमेंट को मैं डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट कर रहा हूं। नाउ गवर्नमेंट हमसे क्या करेगा, नाउ गवर्नमेंट हमसे क्या करेगा, यहां पर ये जो पर्सन पेमेंट करेगा ना, वह डायरेक्टली गवर्नमेंट वह किसी और से उसको रिकवर नहीं कर सकता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, जस्ट आपको एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। किसी पर्सन का, इधर कोई बच्चा है जिसका बिजनेस है, हाथ उठाना, जीएसटी वेस्टी का उनका काम वाम चलता है, घर पे जरूर सुना होगा। जैसे चलो मैं नहीं जानते हो तो भी सुन लो, मैं एकदम आपको अच्छे ढंग से बता दे रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्स वाला चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आप लोग मैन्युफैक्चरर नाम सुने हो, होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, ठीक है ना। ये चार लोग हैं, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है एंड कंज्यूमर है, ओके ना।
अब मैन्युफैक्चरर भी अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सप्लायर से क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है। ओके, मेरी बात एकदम ध्यान से समझिएगा, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है। तो रॉ मटेरियल जब ये परचेज करता है ना सप्लायर से, तो सप्लायर उसको बोलता है कि जीएसटी का पेमेंट हमको करो, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे बोला है कि जीएसटी कलेक्ट करना मैन्युफैक्चरर जब भी तुमसे रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आएगा। बात समझ रहे हो मेरी बात ना? कोई मैन्युफैक्चरर अपना रॉ मटेरियल खुद तो प्रोड्यूस नहीं करता है ना, बाहर के मार्केट से खरीदता है सप्लायर से। तो सप्लायर इससे जीएसटी कलेक्ट करता है। सप्लायर क्या करता है, जीएसटी कलेक्ट करता है मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल अगर 100 केजी गुड्स परचेज किया और उसके ऊपर मान लो 10 रुपया पर केजी करके खरीदा, तो 100 केजी का 10 रुपया करके कितना दाम होगा, कितना प्राइस हो जाएगा, 100 इंटू 10 1000 रुपीज हो जाएगा। 1000 के ऊपर मान लो 5% जीएसटी का पेमेंट किया तो कितना हो जाएगा, 1000 का 5% 50 रुपीज, यानी ये 50 रुपीज इसको पेमेंट किया सप्लायर को। अब ये क्या करेगा, 50 रुपीज के बाद ये मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा उसी रॉ मटेरियल का यूज करके। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो भी उसकी कॉस्टिंग आएगी, ये सब कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा, जो भी कॉस्टिंग आएगा, क्या कॉस्ट प्राइस पे ही गुड्स को सेल कर देगा, ना कि कुछ प्रॉफिट मार्जिन करे रखेगा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। वैल्यू एडिशन करना उसको बोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन जो रखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यू एडिशन करना, तभी तो उसको प्रॉफिट आएगा। बिजनेस लोग करता किस लिए है, सबको पता है, प्रॉफिट मोटिव है बिजनेस का, ठीक है, बेसिक सेंस। तो ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जब गुड्स सेल करेगा तो उससे 1000 रुपया का वह रॉ मटेरियल खरीदा था, 50 रुपीज का उसने टैक्स का पेमेंट किया था, 1050 हो गया, और 450 रुपीज उसको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लग गया। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसको कितना लग गया, 50 रुपीज, सॉरी 450 का। तो टोटल उसका कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरर का कितना पे आ रहा है, 1500 रुपीज आ रहा है। 1500 रुपीज उसका टोटल कॉस्टिंग आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है 1000 रुपीज का, टैक्स का पेमेंट किया था वह 50 रुपीज का। अब वह क्या करेगा, 500 और वैल्यू एडिशन कर ले रहा है और उसको 2000 रुपीज में गुड्स को सेल कर रहा है, 2000। बात समझ में आ रही है ना? तो जब वो गुड्स सेल करेगा, अब होलसेलर से वह जीएसटी कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल होलसेलर से उसने 100 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया, कितने का किया, 100 का। अब वो 100 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट किया और ऑलरेडी वह कितना पेमेंट कर चुका है, ऑलरेडी वह कितना पेमेंट कर चुका है, 50। तो वह गवर्नमेंट को फिर कितना ले जाकर के पेमेंट करेगा, चलो चलो मैं 100 हटा करके 90 लिखता हूं तो ज्यादा समझाने में सुविधा रहेगा। 90 का कलेक्ट किया, किससे कलेक्ट किया, होलसेलर से। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जब गुड्स बेचा तो 90 रुपीज का उससे वह जीएसटी कलेक्ट किया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट किया। 90 का जीएसटी कलेक्ट किया और 50 रुपीज का वह जीएसटी का क्या कर चुका है, यहां पर पेमेंट ऑलरेडी कर चुका था खरीदते वक्त। अब खुद मैन्युफैक्चरर उस गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है क्या, मेरे को बताओ, खुद वह गुड्स का इस्तेमाल तो नहीं करेगा, वो तो बिजनेस के लिए खरीदा है, मुझे खरीदना है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोसेसिंग करना और सेल आउट कर देना है। तो जो वह टैक्स पहले ही पेमेंट कर चुका है उसको वह क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा 90 में से माइनस कर लेगा 50, जो टैक्स वह पेमेंट कर चुका है। और इसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं, आईटीसी। ये आईटीसी तुम लोगों को नहीं पता होगा, तुम लोग जाकर, तुम लोग अकाउंटेंट बिजनेस में अगर कोई होगा तो उसको पूछना, जो जीएसटी का काम देखता होगा, वो भले ही ग्रेजुएशन नहीं पास किया, कोई दिक्कत नहीं, उसको पता होगा अगर वो जीएसटी का काम करता होगा तो, ठीक है। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जो पार्टी पहले टैक्स का पेमेंट कर चुका है वह अपना जितना पेमेंट कर चुका है, जब दूसरे से कलेक्ट करेगा तो अपना जितना पेमेंट कर चुका है उसको वह क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा, और रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा उसको ले जाकर के वह गवर्नमेंट को जमा कर देगा। बात समझ में आ रही है ना, गवर्नमेंट को कितना ले जाकर जमा करेगा, रिमेनिंग अमाउंट ले जाकर के जमा करेगा। तो ये 50 रुपीज माइनस करके 40 जो बचेगा, 40 रुपीज का टैक्स कौन पेमेंट करेगा, मैन्युफैक्चरर। ऐसे ही अब होलसेलर के पास गुड्स आया, होलसेलर भी सेम काम करेगा, जब वो रिटेलर को बेचेगा तो रिटेलर के पास से जीएसटी कलेक्ट करेगा, और उसने कितना जीएसटी का पेमेंट किया था, 90 का, 90 रुपीज अपना माइनस कर लेगा, रिमेनिंग अमाउंट ले जाकर गवर्नमेंट को जमा करेगा। ये हर पॉइंट में टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लेकर आया। वैट में भी सिमिलर कंसेप्ट था, ठीक है, और वैट के पहले लोकल टैक्स हुआ करता था। तो आप लोगों का ये टैक्स जो कलेक्ट करने का सिस्टम है, ये जो टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, देखो यहां पे लिखा है ना, इफ टैक्स इज लिवाइड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सभी तरह के गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आपका क्या होता है, उसके प्राइस के ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना होता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं।
देखो यहां पर क्या है, ये जो लाइन लिखा है ना, द पर्सन पेइंग द टैक्स पासेस ऑन द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन, द पर्सन पेइंग द टैक्स पासेस द इंसिडेंस टू द अनदर पर्सन। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैन्युफैक्चरर अपना इंसिडेंस किसको पास कर दिया था, मैन्युफैक्चरर अपना इंसिडेंस किसको पास कर दिया था, होलसेलर को। होलसेलर किसको पास कर देगा, रिटेलर को। और रिटेलर किसको पास कर देगा, अल्टीमेट किसको पूरा टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, कंज्यूमर को। जो गुड्स को कंज्यूम करता है उसी को अल्टीमेटली सारा टैक्स का पेमेंट करना होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये जो लाइन है ना, बहुत की लाइन है। इनडायरेक्ट टैक्स में द पर्सन पेइंग द टैक्स, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन द सर्कल हु पेड द टैक्स, हु वाज द फर्स्ट पर्सन। यहां पर सप्लायर तो अपना गुड्स रॉ मटेरियल खुद ही बनाता है, लेकिन उसको सप्लायर को बोल दिया कि तुम जब भी मैन्युफैक्चरर को, इस सर्कल में सबसे पहला पर्सन कौन था मेरे एग्जांपल में, मैन्युफैक्चरर वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन whom the incidence of tax was fallen। सबसे पहला पर्सन वही था जिसके ऊपर टैक्स का इंसिडेंस फॉल किया। इसके बाद इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने अपना इंसिडेंस किसको पास ऑन कर दिया, जोर से बोलो। होलसेलर ने किसको पास किया, रिटेलर किसको। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में अल्टीमेट जो टैक्स का पेमेंट करना होता है वह किसको करना होता है, कंज्यूमर को। लेकिन इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक बिजनेस पार्टी, ये सारे ऊपर जितने लोगों का नाम मैंने बताया आप लोगों को, ये सभी लोग बिजनेस पार्टीज है। कंज्यूमर तो बिजनेस पार्टी नहीं है, कंज्यूमर तो कंज्यूम करने के लिए परचेज कर रहा है ना। तो जितने बिजनेस पार्टीज होती है ये सारे अपने इंसिडेंस ऑफ टैक्स को एक दूसरे के ऊपर क्या करते जाता है, पास करते जाता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। जिसके ऊपर इंसिडेंस फॉल करेगा उसी को पेमेंट करना होता है और वह किसी दूसरे से वह चीज कलेक्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपना डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करना होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं पूरे ईयर भर में 5 लाख रुपए का अर्न किया, ठीक है, तो मेरे को इसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट करना होगा ये क्या मैं किसी और से कलेक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं मैं। लेकिन जीएसटी होगा तो मुझे कलेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी आपके फी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन कुछ टाइम के बाद लगेगा, तो फी के ऊपर जीएसटी लगेगा, वह भी कलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट को ले जाकर के पेमेंट करूंगा, है ना। अभी नहीं लगेगा, आप लोगों को नहीं लगेगा, जूनियर्स लोगों को लगेगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज को डिफरेंस आप याद रखना। डायरेक्ट टैक्स में ध्यान देना, डायरेक्ट टैक्स में द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, लेकिन बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। ये एकदम मेन डिफरेंस है, इसको आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है आप लोगों का, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एज वेल एज कस्टम ड्यूटी। सर्विस आपका सर्विस टैक्स हो गया, फिर एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। फिलहाल इतना। आगे देखिए, ये सारा आपको चार्ट में भी यही सिमिलर चीज यहां पे लिख के दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहां पर कुछ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम होता है, इसके ऊपर भी अगर हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। जैसे फॉरेन में मेरा कुछ लैंड है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सब जगह पे मेरा कुछ लैंड है, जो मैं इंडिया में मेरा टैक्स फाइलिंग होता है, मैं गवर्नमेंट को खुलासा नहीं किया उसका। कैसा है, अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम फॉरेन, लेकिन उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता हूं, क्योंकि फॉरेन से मेरा अर्निंग आता है तो गवर्नमेंट को इसकी जानकारी मिल जाती है। तो इसके ऊपर जो मैं टैक्स पेमेंट करूंगा वह भी डायरेक्ट टैक्स ही बोला जाएगा। क्लियर, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों का सवाल है कि डायरेक्ट टैक्सेस क्यों डिवाइड किया जाता है। ये ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर हम लोगों का दिया हुआ है तो आपको एक बार देखते हुए चलना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा देखिए यहां पे हम लोगों का क्या है क्वेश्चन, व्हाई टैक्सेस आर लिवाइड। हाँ, टैक्सेस क्यों लगाया जाता है, व्हाई टैक्सेस आर लिवाइड। देखो आपको यहां पर लिख भी दिया है, ये सारे चीज मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूं आपको कि ये सारे जो पब्लिक एक्सपेंसेस हैं ये गवर्नमेंट करती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, डैम, फ्लाईओवर, ये सब गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट को हमारे लिविंग कॉस्ट को बियर करने के लिए गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए, इसके लिए वो पीपल के ऊपर क्या करती है, टैक्स डिवाइड करती है, टैक्स लगाती है, और वही टैक्स कलेक्ट करके हमारे वेलफेयर के ऊपर ही गवर्नमेंट खर्च करती है। टैक्सेस इसलिए डिवाइड किया जाता है। देखो अच्छा, अब ये जो सवाल आता है ना, ये सब छोटे छोटे जो चीजें अभी शुरुआत हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में रहते हैं, सीए में भी मल्टी एमसीक्यू रहता है, सीएस में भी एमसीक्यू रहता है, और आप लोगों का भी रहता है। सभी लोगों का मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। तो जो कीवर्ड होगा मैं बोलूंगा उसको आपको पहले नोट डाउन करके लिख लेना है फटाफट। देखिए टैक्सेस गवर्नमेंट जो अप्लाई करती है, क्या अपने मन मर्जी करती है, जब पहले के किंग लोग किया करते थे। आप लोग कभी मूवीज में देखते हो, गुस्सा आ गया किंग को तो बोलता था अब इतने टैक्स लूंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
हमारा इंडिया गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, नाम सुना होगा तुम लोग, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल नंबर 265 ये पावर प्रोवाइड करता है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 lays down that no tax shall be levied or collected except by authority of law। ठीक है ना, जो लॉ के अथॉरिटी है वो लोग ही सिर्फ टैक्स, और कोई दूसरा पर्सन टैक्स, मैंने आपको शुरू में बिगिनिंग में बताया कि टैक्स लिवाइड कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, सो गवर्नमेंट हैव द पावर टू कलेक्ट द टैक्स। ठीक है ना, लिवाइड एंड कलेक्ट द टैक्स, वहीं लिवाई करेगा, लगाएगा टैक्स और वहीं कलेक्ट करेगा। द लेवी ऑफ एनी टैक्स और लॉ नीड टू फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स जैसे अभी जीएसटी का टैक्स सब लोग दे रहा है, क्या 2017 के पहले लोग जीएसटी का पेमेंट करता था? मुझे बताना, नहीं करता था। इसका रीजन क्या था? क्योंकि उस समय तक जीएसटी एक्ट ही नहीं हमारे कंट्री में बना था। जीएसटी एक्ट पहले गवर्नमेंट को क्या बोला है कि पहले लॉ बनाना होगा, फिर जाकर के वो टैक्स का कलेक्शन कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया गिव द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू मेक लॉ। आपको ये बात लॉ पढ़ते वक्त बता भी दिया जा चुका है, और ऐसे नॉर्मली भी पता होगा, और नहीं भी पता है तो लॉ का जब मैं फर्स्ट क्लास लूंगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि लॉ कहां पे बनाया जाता है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर empowered to make the law to the matter enumerated in the 7th schedule by virtue of article 246 of the constitutions of India। मतलब ये इनको पावर देता है लॉ मेकिंग करने का। कोई भी लॉ अगर बनता है कंट्री में तो ये लोग बनाते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा में बनाती है, या फिर पार्लियामेंट जिसको आप लोग लोकसभा और राज्यसभा बोलते हो, वहां पर लॉ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है। अब देखिए आप लोगों को इसके अलावा सारी ये बेसिक चीजें, आज पूरा एकदम बेसिक लेवल का पढ़ाई आप लोग कर रहे हो यहां पर। ठीक है, आर्टिकल 246 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कंटेन 3 लिस्ट। मैं 3 लिस्ट का नाम अभी आप लोगों को बताऊंगा, 3 लिस्ट का मैं नाम आपको बताऊंगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये क्या होता है ये सारा सीखोगे अभी आप लोग। ये आप लोग लिख के रख सकते हो, 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट होते हैं। इसको आप लोग कॉपी पे अपने लिख के रख लो। जो कई सारा कीवर्ड आपको दिख रहा है उसको आप लिख के पहले से रखो, ताकि आप लोग जब एग्जाम्स आएगा तब आप उसको रिवीजन करना। ठीक है, देखिए 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 contains 3 lists which enumerates the matter under which the parliament and state legislature have authority to make law for the purpose of the levy of tax। देखिए यहां पर यूनियन लिस्ट पहला जो है, यूनियन लिस्ट नाम से समझ में आ रहा है ना, यूनियन लिस्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं। ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर्स कंटेंट इन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स है, जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं, अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मैटर्स डाले गए ये हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में जाकर के पता चलेगा। ठीक है, वो बताया जाएगा आगे भी, तुम लोगों को मैं बताऊंगा। तो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स है उसके ऊपर लॉ मेकिंग करने का पावर किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। चाह करके भी अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, हम अपना खुद का लॉ बनाना चाहते हैं इसके ऊपर, तो वह नहीं बना सकता है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 उसको परमिशन नहीं देता है। ठीक है, जो मैटर यूनियन लिस्ट में है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ मेकिंग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है स्टेट लिस्ट। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर मिला है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक्सक्लूसिव पावर है। जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बनाएगा। ठीक है, और फिर कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों लोग शामिल होते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, दोनों मिलकर टैक्स लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, कंकरेंट लिस्ट में बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर्स कंटेंट इन द कंकरेंट लिस्ट। यहां पर कॉमन लिस्ट होता है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिस दोनों के लिए लॉ बनाते हैं। इनकम टैक्स इज द सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, ये मैं बोल चुका हूं आप लोग ऑलरेडी कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, दैट इज लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया हैज गिवन द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन टैक्सेस। ये बात आप लिख के रख दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 7th शेड्यूल लिस्ट 1, लिस्ट 1 ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कलेक्ट करने का, इनकम टैक्स के लिए लॉ बनाने का और इनकम टैक्स कलेक्ट करने का। इनकम टैक्स जो होता है
वेल्थ टैक्स जो होता है, मैंने डायरेक्ट टैक्स का दो एग्जांपल आपको बताया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट कर सकता है हम लोगों से? बिल्कुल नहीं कलेक्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी पावर नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अभी यहां से आप लोगों का पूरा इनकम टैक्स का ओवरव्यू, यहीं से मेन पढ़ाई शुरू हो रहा है। अभी तो तुम लोगों को सिर्फ एकदम वो टीजर वाला एकदम मैटर बेसिक्स का बेसिक्स चीज बताया जा रहा था। यहां पे आपको क्या बताया गया, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स एक्ट आपको पूरा पढ़ाई करना है, जो अभी आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब आप लोगों को जब आप एग्जाम दोगे नेक्स्ट ईयर जून में या फिर दिसंबर में, ओके, या फिर मई में या नवंबर में, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या क्या चीजों को एक साथ शामिल करके मैं पढ़ाऊंगा। मतलब मैं पढ़ाते वक्त आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारे कंट्री में चलता है, ये लॉ है, ये टैक्स का जो पेपर है ना, टैक्स लॉ है। ठीक है, टैक्स लॉ इसका पूरा नाम है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आगे चल के आपको, तो मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें फॉलो करके पढ़ाऊंगा इसको, ये मैं बता रहा हूं। पूरा इनकम टैक्स जब आप पढ़ोगे, इनकम टैक्स लॉ आप पढ़ाई करेंगे, तो आपको क्या क्या फॉलो किया जाएगा। एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फॉलो करूंगा। ठीक है, फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट 2021। आपको पता है ना, एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एक एनुअल फाइनेंस एक्ट बजट पेश करती है या करता है? अभी करती है, पहले करता था। आपको पता है ना ये चीज, हर साल बजट आता है, रेलवे बजट भी आता है, रेलवे बजट अलग होता है, लेकिन एक फाइनेंस बजट एवरी ईयर आता है, जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। और आप लोगों को कौन सा एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉलो करना होगा? जब इस ईयर में जो लोग जून और दिसंबर एग्जाम्स दे रहे हैं, उन लोगों को एनुअल फाइनेंस एक्ट 2020 फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन आप एग्जाम कब देने वाले हो? 2022 जून और दिसंबर, वो दोनों टर्म के लिए आपका यही एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉलो किया जाएगा। जैसे किसी बच्चे के साथ अगर कुछ हादसा हुआ, वो एग्जाम नहीं दे पाया जून में कुछ भी हो सकता है, ऐसी अनसर्टेनिटी, तो भी उसको टैक्स के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके पास एक टर्म और रहेगा कि यही वाला पढ़ के एनुअल फाइनेंस एक्ट वो अपने एग्जाम्स में बैठ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका टेंशन नहीं है। फिर इनकम टैक्स रूल्स आपको पढ़ाया जाएगा, जो इनकम टैक्स रूल्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पास करती है। सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस लेकर आती है टैक्स में। तो ये सारे नोटिफिकेशन में इसी से ज्यादा अमेंडमेंट्स आते रहता है, इनके वजह से ज्यादा अमेंडमेंट्स आता है। ये दिख रहा है ना आप लोगों को, टैक्स में जो चेंज आता है इनके वजह से। ये जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट सर्कुलर पास करती है, नोटिफिकेशन पास करती है, इसके वजह से चेंज आता है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। और लीगल जो डिसीजन ऑफ द कोर्ट का, मतलब जिसको आप लोग केस लॉ बोलते हो, केस स्टडीज या केस लॉ, ये फॉलो किया जाएगा। मतलब ये पूरा सारा चीज आपको इनकम टैक्स लॉ पढ़ाते वक्त मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स के लिए फॉलो किया जाएगा। अब आप लोगों के लिए जो असेसमेंट ईयर होगा, प्रीवियस ईयर होगा, वो कौन सा आप लोग फॉलो करोगे? आपके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा, एकदम आप लोग अपने इसको ब्लड में डाल लो। आप लोग नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम देने वाले हो, क्योंकि अगले साल ही तुम लोग को सब पास कर जाना है। ठीक है, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर जो होगा वह 2021-22 होगा, और असेसमेंट ईयर आपके लिए होगा वह 22-23 होगा। ठीक है भाई, अब पूरे जब तक हम लोग 6 महीना पढ़ाई करने वाले हैं 31 मार्च तक। ठीक है, इस 6 महीने के दौरान पूरा का पूरा मैं ये चीज हमेशा बोलता रहूंगा, आपको प्रीवियस ईयर कौन सा फॉलो करना है? 21-22। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 22-23। अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है, थोड़ा समय वेट करो, मैं आज के क्लास में ही वो बताने वाला हूं। बस मैं ये बोल दिया कि यही आपको फॉलो करना है। मतलब ये चीज आपके जहन से बाहर नहीं जाना चाहिए। लाख कोई आपको रास्ता में बुलाए, बोले कि नहीं तुम्हारे लिए तो प्रीवियस ईयर 2021 है, एकदम बोलोगे नहीं। हमको ये बताया गया, मेरा जब एग्जाम ड्यू है, अपना एग्जाम कब ड्यू है? जून में ड्यू है ना, तो जून में हम लोगों को यही प्रीवियस ईयर फॉलो करना है, यही असेसमेंट ईयर फॉलो करना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगा। फिलहाल जो अभी मैंने आप लोगों को सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल यहां पर आप लोगों को मैंने दिखाया था, यह स्टडी मटेरियल जो आपके सामने है, इसमें प्रीवियस ईयर वाला असेसमेंट ईयर और ये दे रखा है, आपको क्या बोलते हैं उसको, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दे रखा है। मतलब 2021 और 21-22 दे रखा है, क्योंकि ये मार्च में प्रिंट था, मैंने दिखाया था आपको। अभी सितंबर में जो नया प्रिंट बाहर निकलेगा उसमें सब चेंज रहेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन में थोड़ा वेट करके रजिस्ट्रेशन करना है। कोई अगर कर भी लिया है तो बुक्स वगैरह अभी ऑर्डर मत करना,
थोड़ा समय के बाद करना, 15 अक्टूबर के बाद तो नया बुक आपको मिलेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे मैं जो पढ़ा रहा था वहां पे चला आता हूं। हाँ, तो ये पूरा आपको फॉलो करना है एज वेल एज। अब देखिए यहां पर हमें इनकम टैक्स एक्ट 19, यहां पे मैंने बताया कि मैं इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करूंगा, लेकिन 1961 यहां पे नहीं लिखा हुआ था। अब 1961 से आपका रूबरू कराता हूं, यहां पर आ जाइए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। कब ये बना था, कैसे हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सब बेसिक्स चीजें हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत काम आएगा, इसको लिखते चलना, जो बेसिक्स का थिंग्स है उसको। माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स इन इंडिया, इंडिया में जो इनकम टैक्स है इसको गवर्न कौन करता है? मेनली जो गवर्न करता है ना इनकम टैक्स इन इंडिया, 1961 के बाद से इनकम टैक्स जितना भी गवर्न हुआ, जितने भी इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट आए हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट मैंने बताया। अभी हम लोग को कौन सा एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉलो करना है? थोड़ा जोर से बोल दो एक बार तुम लोग, एनुअल फाइनेंस एक्ट हम लोग को कौन सा फॉलो करना है? जोर से बोलो, 2021 वाला फॉलो करना है, 2021 वाला, ठीक है ना, 2021 हम लोगों को फॉलो करना है आप लोगों को। लेकिन इनकम टैक्स का मेन गवर्निंग कौन करेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 करेगा। मेन गवर्निंग कौन करता है? इंडिया में जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और लोग पीपल उसको पेमेंट करते हैं, इसकी गवर्निंग मेन करने वाली जो बॉडी वह कौन है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। मैंने आपको बोला ना कि कोई भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए पहले ऑथोरिटी ही सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और ऑथोरिटी को टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपने मुंह से जो जुबान पे आएगा नहीं बोल के टैक्स कलेक्ट कर सकते, उनके लिए उसके लिए उनको क्या करना होगा? लॉ बनाना होगा। और लॉ, यही लॉ है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जहां से गवर्नमेंट के पास ये पावर मिला है कि वह टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये बात याद रख लो आप लोग।